आज का जो हमारा वेबिनार का सेशन है, एज वी हैव इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे टुडे, सो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन वुमेन्स हेल्थ। तो इस पर हमें मार्गदर्शन देने हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर अमिता दी सक्सेना जी, जो कि पुणे से है और उनका 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है and she is working as senior consultant in Marble City Hospital and the Department of OBS and Gynecologist. So I welcome and I request Dr. Amita Di, please आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में उपस्थित सभी बहनों का मैं गायत्री परिवार की तरफ से और जबलपुर ऑब्स्टेटिक एंड गायनेक सोसाइटी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज जैसा अंकिता दीदी ने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे है और हमारी जॉग्स यानी जबलपुर ऑब्स्टेटिक गायनेक सोसाइटी का जो इस साल का थीम है वो वुमेन्स हेल्थ है और वुमेन्स सेफ्टी है। और आज हमारा जो फॉक्सी का मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है, तो ये दोनों को साथ में मिला के हम आज के टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये वुमेन हेल्थ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जिसके बारे में हम उतने अवेयर नहीं होते हैं। तो आज उसके बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लिख के रखते जाइएगा। एंड ऑफ द टॉक में वील डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस और आपके कोशिश करूंगी कि जितने भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट क्या होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब होता है कि मेंसेस के दौरान या जो जिसको माहवारी बोलते हैं, जिसको मेंसेस बोलते हैं, उसके समय क्या साफ सफाई रखना चाहिए। ये तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हुआ, लेकिन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ उस समय की साफ सफाई के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ब्लड को अब्सॉर्ब करने के लिए और उसको कलेक्ट करने के लिए होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी हो, फिर उस जो मटेरियल होता है उसको चेंज करने के लिए जो फीमेल्स हैं उनको प्राइवेसी कैसे प्रोवाइड किए जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में जब वो रहती हैं वो कैसे किए जाए, उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, उस जो डिस्पोजल मटेरियल है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में। क्योंकि ये इसमें विमेन की हेल्थ हर तरह से रिलेटेड रहती है, चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे एनीमिया हो। इस समय बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें जो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब मेंसेस की शुरुआत होती है उस समय बहुत सारी क्वेरीज होती हैं हमारी बॉडी में, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल, हर तरह के चेंजेस होते हैं। स्ट्रेस होता है, किसी को जल्दी आ गया, देर से आ गया, ज्यादा आ गया, कम आ गया, मेरी दोस्त को, फ्रेंड्स को तो आ गया, मेरे को नहीं आया, उसको तो टाइम से आता है, मेरे को नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसके कारण लोगों को स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसको वो खुल के लोगों से पूछ नहीं पाते हैं। तो आज हम उन सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, जो मैंने आपको बताया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है, जो मेंसेस के दौरान साफ सफाई है, इसका वुमन के हेल्थ से और इनडायरेक्टली उसके सशक्तिकरण से, क्योंकि यदि उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वुमेन सशक्त होगी, उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये सिर्फ उस पे असेस नहीं है कि आपको सैनिटरी पैड मिल रहा है या अप्रोप्रिएट टॉयलेट मिल रहे हैं, उसके अलावा ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है कि सोसाइटी इस दौरान वुमेन को किस तरह से सपोर्ट करती है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करती है, उसके एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है और उसके इमोशन की वैल्यू करती है। ये सारी चीजें मिला के मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसके मैनेजमेंट में आती हैं। अब व्हाई कंसीडरिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आज क्यों हम बात कर रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप समझिए कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें फीमेल्स 52% है और उस 52% में से 26% जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव एज में है। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जिनके जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर होता है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आता है। और ये जो वुमेन और गर्ल्स होती हैं, ये हर महीने 2 से लेके 7 दिनों तक इनको ब्लीडिंग होती है। तो इसमें भी इस समय उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, साफ सफाई के अलावा जब वो हर महीने 2 से 7 दिन तक उनको ब्लड लॉस होगा तो नेचुरली वो एनीमिक हो जाएंगी। और हमारे देश में
गर्ल्स में, फीमेल्स में एनीमिया बहुत बहुत कॉमन है। तो उस समय उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनको खुद उसके लिए अवेयर होना कि वो हर महीने अपने शरीर में से कुछ हीमोग्लोबिन और कुछ ब्लड, कुछ आयरन ये लॉस होता है ब्लड के थ्रू उनका, तो उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए, उनको कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना चाहिए, थोड़ा आयरन लेना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड हैं। और मोस्ट ऑफ द पार्ट जितने भी दुनिया में मोस्ट बहुत सारी जगह तो लोग अब ओपन हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में अभी भी इसको टैबू की तरह माना जाता है और इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं होती है। यदि हम भी अपने परिवारों की बात करें तो हमारे परिवार में आज भी इस टॉपिक पे खुलकर बात नहीं होती और हमें समझ में नहीं आता, यंग लड़कियों को समझ में नहीं आता कि वो किससे इस टॉपिक पे बात करें। लेकिन आज के समय में जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर बात कर रही हैं, तब उन्हें यदि किन्हीं टैबूज के कारण उन्हें सोसाइटी से यदि छुआछूत की तरह या उनके साथ उनको टैबूज के कारण दूर रखा जाए, तो ये उनके साथ अन्याय होगा या जेंडर इनइक्वलिटीज में आएगी ये चीज। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? अब मेंसेस होते क्या है तो आप लोग को सबको पता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि जो गर्ल्स होती हैं ये मोस्टली 9 से 19 ईयर्स के बीच में इनको जो एडोलेसेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एडोलेसेंस इनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ये ब्लीडिंग 2 से 7 दिन तक हर महीने इनको होती है, जिसको मेनार्की बोला जाता है। कि जिस समय वो पहली बार उनको मेंसेस होता है इस 9 से 19 साल की एज के बीच में, इसको मेनार्की बोला जाता है। और इस समय उनके शरीर में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। उनके ब्रेस्ट ग्रो करते हैं, उनकी जो थाइज हैं, हिप्स हैं, वो बड़े हो जाते हैं, बॉडी में एक्सेस हेयर आ जाते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल हैं। और ये जो मेंसेस हैं उनके यानी 9 से 10 साल से चालू होते हैं, कई बार 12-14 जैसे भी, और 45 से 55 साल तक यानी मेनोपॉज तक चलते हैं। तो ये पूरा पीरियड जो होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आता है। और इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंसेस ये सब भी बोला जाता है। अब हम एक आपको रिप्रोडक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में शॉर्ट में बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा होगा कि जो यूट्रस होता है, ये देखिए आप डायग्राम, इसमें यूट्रस है और यूट्रस के साथ ओवरी है जो ग्रीन कलर की है, और एक रेड कलर की ट्यूब है जो अंदर आके यूट्रस की बॉडी के साथ मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, जो हर महीने ब्लीडिंग आती है, इसमें हर महीने इस तरह से जो ग्रीन कलर की दिख रही है वो अंडेदानी या ओवरी बोलाते हैं। उसमें हर मंथ में एक अंडा बनता है, कई बनते हैं लेकिन एक एग मेच्योर होता है। और वो एग जो रेड कलर की ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब में से होके अंदर जाता है। और यदि उसको स्पर्म मिल जाता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। और वो एम्ब्रियो आके बच्चेदानी के अंदर जो रेड कलर का अंदर कैविटी दिख रहा है उसमें आके वो इम्प्लांट हो जाता है, वहां चिपक जाता है और बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। लेकिन यदि जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो एम्ब्रियो वहां एम्ब्रियो नहीं बनता है, और ओवम ब्लड की जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसके साथ वो ब्लड बन के हर मेंसेस के समय वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो दिखाया है इस पिक्चर में जो दिखाया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके, इसमें फर्टिलिटी का सर, फेज होता है। सॉरी दी आप हाँ बोलिए। सॉरी दी आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी ओके द ओके स्क्रीन। ओके। क्या फिजियोलॉजी है मेंस्ट्रुएशन की, एंड देन आफ्टर दैट जो मेंसेस के समय यदि वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ओवा एंडोमेट्रियल कैविटी के साथ ओवा बाहर निकल जाता है, ब्लड होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। इसमें एक जो पीरियड होता है यूजुअली फर्स्ट से 5-6 डेज तक ब्लीड करते हैं, और इसका जो फर्टाइल पीरियड कहला जाता है 9वें-10वें दिन से लेके 16वां 15वां 16वें दिन तक फर्टाइल पीरियड माना जाता है। कि उस समय यदि किसी को कांटेक्ट होता है और उस समय स्पर्म से वो मीट करता है, तो प्रेगनेंसी होती है। अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो जो भी गर्ल्स हमारे साथ आज सुन रही होंगी, उनको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत उनकी मदर के लिए भी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है किसी भी गर्ल का, यंग गर्ल का, कि अचानक से उसको किसी दिन पता चलता है कि उसकी अंडरगारमेंट्स में ब्लड है, तो समटाइम दे गेट फियर्ड, उनको डर लगता है, उनको कई बार शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, कई डर जाती हैं। वैसे आजकल स्कूल में एजुकेशन होने लगा है,
मदर भी बहुत अवेयर हो गई हैं। हम लोग के समय चीज़ें अलग थी, अब बहुत बता देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें डरने या शेम या एम्बैरेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट पीरियड होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय जो भी लड़कियाँ हैं उनको अपने साथ की जो दूसरी लड़कियाँ हैं उनसे, या कोई भी फीमेल है, उनकी मदर है, सिस्टर है, आंट है, ग्रैंडमदर है, या कोई भी ओल्डर वुमन है उनके कम्युनिटी में, उनके से खुल के बात करनी चाहिए, उनसे उसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए, उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि वो कभी भी उन्हें अबनॉर्मल ज़्यादा कम ब्लीडिंग महसूस होती है, यदि वो स्कूल में है तो किसी स्कूल में अपनी मेट्रन से या किसी फीमेल टीचर से या फेलो स्टूडेंट से वो बात कर सकती हैं, और उनको इसमें कुछ शर्म की इसलिए बात नहीं है। दे शुड फील प्राउड कि ये एक साइन है कि दे आर कंप्लीट फीमेल्स। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, मीनार की स्टार्ट होना, ये शो करता है कि वो कंप्लीट फीमेल है और उनका नॉर्मल फीमेल डेवलपमेंट हुआ है। जो ये उन लोगों से पूछो जिनका फीमेल का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होता है, उनको कितनी परेशानियाँ होती है, दे शुड फील प्राउड ऑफ इट। इसके बाद रेगुलर पीरियड आते हैं, मेंसेस जब शुरू होते हैं उसके बाद 1 से 2 साल तक कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर पीरियड नहीं आते, कभी 1 महीना, 2 महीना, डेढ़ महीना, ढाई महीना पीरियड नहीं आते हैं, और 1-2 साल के बाद जब एचपी एक्सिस नॉर्मलाइज़ हो जाता है, तब रेगुलर पीरियड आना शुरू होते हैं, उसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन अदर दैन दैट जिन कारणों में मेंसेस नहीं आते हैं, वो है सबसे पहला प्रेगनेंसी, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के समय जब गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब भी मेंसेस नहीं आते हैं। उसके बाद मेनार्की के जैसे मैंने बताया पहले 2 साल तक 1-2 साल तक कई बार ऐसा होता है, और कई बार जो यंग गर्ल्स होती हैं, कई लोग बहुत डाइट करते हैं, अभी जैसे बड़ा ज़ीरो फिगर का फैशन है। उसके अलावा जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, वेट कम होता है, उनको भी ऐसा होता है, और कुछ और भी कंडीशंस हैं पीसीओडी वगैरह जिनमें कि इरेगुलर मेंसेस आते हैं, मेंसेस नहीं आते हैं। तो ऐसा कभी भी है तो आप डॉक्टर्स को मिल सकते हैं, और मेंसेस मेनोपॉज़ होने के बाद भी फिर मेंसेस बंद हो जाते हैं। अब पोटेंशियल रिस्क ऑफ हेल्थ ऑफ द पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी क्या कारण होते हैं कि जब हेल्थ हाइजीन मेंसेस का हाइजीन पुअर होता है तो उसमें क्यों जो रिस्क होती है इन्फेक्शन की रिस्क होती है, पोटेंशियल रिस्क क्या क्या होती है। क्या होता है कि जिस समय आपको ब्लीडिंग होती है मेंसेस की, उस समय जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, तो उस समय कोई भी इन्फेक्शन को जल्दी से ऊपर पहुंच जाने की हमेशा चांसेस रहते हैं। और इस समय एक और कंडीशन ये होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, जो उस समय का जो अ, इसका पीएच होता है, यानी एक क्या होता है कि ब्लड यानी जो जो ब्लड होता है उस समय पूरे वजाइना की पूरी वॉल में, सर्विक्स में, सब तरफ ब्लड होता है, जो एक बहुत अच्छा मीडिया होता है। यानी कि उस मीडिया में बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत अच्छे से और आसानी से ग्रो करते हैं। तो यदि वो वहाँ रहता है तो कोई भी खराब पैड, गंदा कपड़ा या बहुत हाइजीन नहीं रखते हैं, तो जो इन्फेक्शन है वो आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्लीन सैनिटरी पैड्स लेना चाहिए। अनक्लीन जब भी आप सैनिटरी पैड या मटेरियल यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया ऊपर की तरफ ट्रैवल करके वेजाइना और यूट्राइन कैविटी में जा सकता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करने के लिए बोला जाता है। कभी भी पैड को बहुत गीला ना, पैड या आप क्लॉथ कुछ भी लेते हैं उसको बहुत गीला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इरिटेशन करता है और उससे जो ब्रोकन स्किन है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और अनक्लीन मटेरियल को कभी भी वजाइना के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू भी सर्विक्स और यूट्राइन कैविटी में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब हमको ये पता करना है कि हमको क्लीन कैसे करना है। तो क्लीन करने के लिए कुछ मिथ्स हैं जो कुछ कई सोसाइटीज में टैबू है, और ये बोला जाता है कि मेंसेस के दौरान नहाना नहीं है, सिर नहीं धोना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंसेस के समय जैसे आप नॉर्मल वे में दिन में एक बार नहाते हैं, रादर आप मेंसेस के समय दिन में 2 बार नहाइए। ज़्यादा अच्छे से साफ-सफाई रखिए, ये मेंसेस के समय बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मेंसेस के समय आपको अपने जो जेनिटल पार्ट है उनको क्लीन तो करना ही है, लेकिन साबुन से नहीं क्लीन करना है, आपको सादे पानी से क्लीन करना, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, सादे पानी से क्लीन करना है। अंदर की तरफ आपको बहुत तेज जेट या शावर टाइप की कोई चीज़, बहुत तेज पानी नहीं जाना है, डालना है। और साबुन तो अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा जो वजाइनल पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और यदि आप उसमें ये सब चीज़ें साबुन वगैरह ये सब डालते हैं, उससे वॉश करते हैं, तो उसका पीएच चेंज हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में एक वहाँ पर एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो उस जगह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हेल्दी बैक्टीरिया बोला जाता है, जो वहाँ के पीएच को मेंटेन करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन होने से उस जगह को बचाते हैं। तो जब बार-बार ये वजाइनल डूशिंग और वॉश किया जाता है, तो वहाँ का पीएच और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन्फेक्शन की रेट और बढ़ जाती है। दूसरा कि वाइपिंग आप कैसे करते हैं? जब आप धोते हो या वाइप करते हो, तब आपको
बैक से फ्रंट की तरफ कभी नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, सबसे आगे यूरेथ्रा होता है जिससे पेशाब का रास्ता होता है, उसके बीच में वजाइना होती है और पीछे की तरफ एनस होता है जो लेट्रिन का रास्ता होता है। तो यदि आप पीछे की तरफ से सामने की तरफ वॉश करते हैं तो जो लेट्रिन के आसपास की जो बैक्टीरिया और जो गंदगी होती है वो आपकी वजाइना में और यूरेथ्रा में जा सकती है, तो आपको वजाइना का इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई भी हो सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है इस समय में वो इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी बढ़ा सकता है। वो तो हमेशा हमेशा ही होता है, लेकिन इस दौरान क्योंकि ब्लड होता है वहां पर जो कि बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है, तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी जैसे भी ब्लड के जो भी अदर एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो उनके ट्रांसमिट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो अनसेफ डिस्पोजल ऑफ द यूज सैनिटरी मटेरियल, जो आप सैनिटरी मटेरियल यूज करते हैं उनको भी सेफली आपको डिस्पोज करना। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको डिस्पोज करना है, लेकिन उनको ऐसे आपको खुले में कहीं नहीं फेंक देना है। अदरवाइज खुले में यदि रहेगा, उसमें ब्लड रहेगा तो उसमें भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो करेंगे और वो इन्फेक्शन हमेशा इधर उधर बाहर इन्फेक्शन फैलाएगा। एक डूशिंग होती है जो वजाइनल डूशिंग बहुत लोग करते हैं, जिसमें फोर्सिंग जो लिक्विड होता है, साबुन का पानी या कुछ लिक्विड से वो वजाइना को वॉश करते हैं। उससे भी वजाइना के जो कमेंसल बैक्टीरिया है वो खराब हो जाते हैं और यूट्रस और वजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रिक्वेंट डूशिंग भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लैक ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर चेंजिंग कैन लीड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस बी और थ्रैश। जितने बार, अब तो हाथ धोने की सब लोगों को बहुत आदत हो गई है, लेकिन अदरवाइज भी जितने बार आप पैड चेंज करते हैं, जितने बार आप टॉयलेट जाते हैं, उतने बार आपको हमेशा उसके पहले और बाद में हैंड वॉश करना चाहिए। अब आपको किस तरह के, कितने तरह के ये होते हैं जो मटेरियल यूज करते हैं, पैड जितने एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं हम, जैसे पैड है, क्लोथ है, जो कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं, कॉटन यूज करते हैं, उसके बाद टैम्पून्स यूज करते हैं, वजाइनल कप्स यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कॉटन क्लोथ्स पहले जमाने में बहुत यूज किया जाता है था, अब नहीं यूज किया जा रहा है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो कॉटन क्लोथ्स होता है उसके डिसएडवांटेज ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, वो कम ब्लड को एब्जॉर्ब करता है और उसको अब जब आप बाहर जा रहे हो, कॉलेज स्कूल में जा रहे हो, तो उसको यूज करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हो। लेकिन घर में आप रहते हो तो अब फिर क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है तो अब फिर से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। बीच में उसका यूज बहुत कम हो गया था, लेकिन उसको यूज करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी आप क्लोथ यूज करते हो, कपड़ा यूज करते हो, तो कॉटन का यूज करें। और उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका हाइजीन मेंटेन करें। उसको बहुत गर्म पानी में धोएं और धोने के बाद उसको खुली तेज धूप में सुखाएं। गर्म पानी में साबुन से अच्छे से धो के खुली तेज धूप में सूखेगा, तब उसको आपको यूज करना है। यदि आपने घर में टैबूज के कारण, शर्म के कारण उसको कहीं अंधेरे में, कहीं छुपा के, ऐसी जगह, सीढ़ियों के नीचे ऐसी जगह सुखा दिया और उसमें धूप नहीं लगी, तो नमी के कारण उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और आप उसको जब दोबारा यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप कपड़ा यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन उसकी साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा होता है पैड। पैड तो सैनिटरी पैड, बहुत तरीके तरीके के सैनिटरी पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसके साथ ये होता है कि वो उसको डिस्कार्ड करना, यानी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो उसके डिस्कार्ड करने के भी कुछ सिस्टम्स आ गए हैं कि किस तरह से उनको डिस्कार्ड किया जाए। अभी तो बहुत सारी अच्छी चीजें आ गई हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए। लेकिन उसको क्योंकि अभी भी जितने पैड यूज होते हैं, बोलते हैं हजारों साल, सालों साल, 100 साल, 200 साल लग जाएंगे उनको डिस्कार्ड करने के लिए, इसलिए लोग फिर से वापस जा रहे हैं कपड़े की तरफ। तीसरा होता है टैम्पून्स यूज करते हैं। टैम्पून्स जो होते हैं वो वजाइना के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन तो वो बहुत सारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो स्विमर्स होते हैं, ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स फीमेल्स होती हैं, ये लोग काफी टैम्पून्स यूज करती हैं क्योंकि ये बहुत सारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसमें भी वजाइनल इरिटेशन होता है और सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इसके साथ। उसके बाद कप्स होते हैं, वजाइनल कप्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। वजाइनल कप्स भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन उसको आप 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, जो बहुत सारा ब्लड कलेक्ट करता है। अब कुछ इसके डूज एंड डोंट्स हैं कि कभी भी आप सैनिटरी पैड यूज करें, आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आप 2 से 4 घंटे में बदलें।
थोड़ी कम हो रही है तो 4 से 6 घंटे में बदलें, लेकिन कितनी भी कम हो रही है, आप 6 घंटे से बहुत ज़्यादा ब्लड पैड को ना रखें। कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमें तो मैडम इतनी कम ब्लीडिंग होती है कि हम सुबह लगाते हैं तो रात तक हमारा 1 पैड चल जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा भी ब्लड जाएगा तो उसमें वो कल्चर का काम करेगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आपको अच्छे से वॉश करना है। डोंट यूज़ सोप्स इन वजाइना में सोप ये नहीं यूज़ करना जो आपको मैंने बताया है, और सैनिटरी पैड्स को अच्छे से डिस्कार्ड करना है। किस तरह से आपको सैनिटरी पैड्स को डिस्कार्ड करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पैड है उसको हमेशा अ, अच्छे से जो न्यूज़पेपर में या किसी कागज़ में लपेट के उसको डस्टबिन में आप डाल सकते हैं घर के, और जब आपका गाड़ी में कचरे वाला आता है तो उसको दे सकते हैं। अभी तो बहुत सारे शहरों में येलो गाड़ी चालू हो गई है जो सिर्फ़ अ, पैड्स, जो सैनिटरी पैड्स या बच्चों के जो हगीज़ वगैरह नहीं होते हैं, नैपकिन्स जो होते हैं बच्चे यूज़ करते हैं, उन सबको ले जाने का काम करती है, और वो हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर में उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन का काम नहीं करते हैं, वो अर्थ को स्पॉइल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ये यूज़ करना है। ये देखिए, ये इसमें टैम्पून्स और पैड्स और कप्स तीनों के फोटोग्राफ्स हैं, अलग-अलग इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सैनिटरी पैड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये टैम्पून्स हैं, ये कप्स हैं। ये डिस्कार्ड के मैंने आपको बताया कि इसको कभी भी ज़मीन में इधर-उधर नहीं फेंकना है कि कोई कुत्ता खा रहा है, गाय के मुँह में जा रहा है या कहीं भी जाके वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और वॉश बेसिन में तो चाहे वो आपके घर का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी भी ऑफ़िस का हो, उसको कभी ना डालें। जब भी आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में बाहर जाते हैं, अपने साथ एक्स्ट्रा पैड रख के जाएँ, साथ में कुछ पॉलीथीन या आप न्यूज़पेपर रख के जाएँ, जिसमें आप लपेट के किसी अच्छे आस-पास के डस्टबिन में उसको ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, और कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए, सबके लिए आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप इसको डिस्कार्ड किस तरह से करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कुछ चीज़ें इन्वेंट की गई हैं गाँव में, इस तरह से मेंस्ट्रुअल पैड डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं। इनको हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल पैड डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। ये भी डिस्ट्रॉयर्स बहुत सारे आजकल आ गए हैं। तो हाउ टू कीप योरसेल्फ क्लीन ड्यूरिंग योर पीरियड, ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो बहुत इसमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू मैनेज द स्टमक पेन ड्यूरिंग पीरियड, में पीरियड के समय बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है, तो उस समय कीप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आप हल्का खाना खाएँ। कई बार क्योंकि वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कई बार ब्लोटिंग होती है, पेट फूला रहता है, डाइजेशन थोड़ा स्लगिश हो जाता है, तो हेल्दी ईटिंग खाएँ, बहुत पानी पिएँ, अच्छे से अपने को हाइड्रेट करके रखें। एक वाटर गर्म पानी की थैली से आपकी सिकाई कर सकते हैं। कुछ थोड़ी एक्सरसाइज, वॉकिंग, एक्टिव रखना है, और जब किसी को बहुत ज़्यादा होता है तो महीने में 2 दिन या 3 दिन पेन किलर लेने में कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से आप जो अपने हाइजीन को और अपने पेन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, अब इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस मेंसेस। तो एक्चुअली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन ड्यूरिंग menses, and the ability of the adolescent girl to stay in school during menstruation, यानी वो फीमेल आसानी से ऑफिस जा सके, लड़कियां स्कूल कॉलेजेस जा सकें, उनकी डिग्निटी मेंटेन रह सके, इसके लिए इस इफेक्टिव मैनेजमेंट होना मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जरूरी है। इसमें सोसाइटी का, परिवार का और आपके खुद का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो इसमें पहला है एक्सेस टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो आज हम आपको दे रहे हैं, और आपको भी अपने आसपास जुड़े लोगों को ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन होता है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। एक्सेस टू सेफ मेंस्ट्रुअल अब्सॉर्बेंट, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को, वो किसी भी सोसाइटी के स्टेटा की हैं, उनको ईज़ी एक्सेस होना चाहिए, पैड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि वो स्कूल कॉलेज में जाती हैं तो वहाँ प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए, वहाँ पानी अवेलेबल होना चाहिए, हाइजीन के लिए, हाथ धोने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेस टू सेफ डिस्पोजल ऑफ यूज्ड मेंस्ट्रुअल अब्सॉर्बेंट, अब एक्सेस होना चाहिए उसका कि यदि उन्होंने जो यूज कर लिया है पैड या टैम्पून जो भी यूज किए हैं, उसको वो किस तरह से डिस्पोज कर सकें आसपास। यदि क्या बोलते हैं अपना वॉश बेसिन नहीं, डस्टबिन नहीं होगा तो वो कहाँ फेंकेंगी, तो हर ऐसी जगहों में जगह जगह डस्टबिन रखे होना चाहिए जहां वो फेंक सके। इसके साथ साथ कम्युनिटी या सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है कि सोशल एंड कम्युनिटी एंड फैमिली
जो है फैमिली के इंडिविजुअल्स हैं उनका भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। इस तरह के टॉक फ्रिक्वेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में, ग्रुप्स में इस तरह के टॉक होना चाहिए जिससे उनका अवेयरनेस बढ़े। और गर्ल्स को, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग, वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देके। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें सपोर्टिव पॉलिसीज बननी चाहिए और गाइडलाइंस बननी चाहिए जिससे समाज का और हर किसी का, जो वुमेन्स का और फैमिली का बिहेवियर इंप्रूव हो और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। थैंक यू। अब इसके बाद आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप रेज कर सकते हैं, एंड वन बाय वन आई वुड लाइक टू आंसर। जी, खूब खूब धन्यवाद दीदी। आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया, स्पेशली दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड वेरी ट्रू। लाइक अभी भी लोग काफी शर्माते हैं। इनफैक्ट इवन घर में भी हम लोग ये डिस्कस करने से डरते हैं यस। कि किस तरह से बातचीत की जाए, किस तरह से डिस्कस किया जाए। इनफैक्ट कई लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बट स्टिल दे आर नॉट फ्रीली टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो आपने इस बारे में हमें बहुत अच्छी चीजें बताई कि किस तरह से हमें ये सारी हाइजीन का टेक केयर करना है, कैसे क्लीन अप करना है, व्हाट आर डूज एंड डोंट। अगर स्टमक पेन है तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। एंड few more solutions also you have given, like you need to drink more water, eat healthy food, do light exercise, so this will help to get some relief. And lastly, you mentioned about the effective menstrual hygiene management. So once again, thank you so much, Didi. So let's take the question answer. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सीमा गोयल दीदी से, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मेरी बिटिया है 10 इयर्स की। जी। तो बच्चों को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया जाए आने वाले टाइम के लिए? देखिए, मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें बताई है ना। 10 साल की है, यानी कभी भी उसको, अभी ना, पहले हम लोग के समय जब हम लोग छोटे थे तब तो मेंसेस थोड़ा सा लेट आते थे, यानी शायद मेंटल मेच्योरिटी अभी बच्चों की जल्दी होने लगी है। हाँ और बिल्कुल। या और सब नॉलेज स्कूल में भी दी जाती है। तो हम लोग को जो 14-15 साल में हम लोग के समय आता था, अभी वो 10, 9, 10, 11 साल में बच्चों को मेंसेस आने लगते हैं। तो उनको हम्म सब बातें आप बता के रखिए, क्योंकि अदरवाइज वो घबरा जाते हैं, कई बार अपने फ्रेंड से गलत नॉलेज ले लेते हैं। तो उनको बता के रखिए कि बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारी दादी को भी हुआ था, हमें भी हुआ है, तुम्हारी बहन को भी हुआ है, तुम्हें भी होगा, और ऐसा होगा तो डरने की जरूरत नहीं है, जब भी होगा तो हमको बताना है। इस तरह से आप उसको मेंटली प्रिपेयर करके रखिए, बता के रखिए। बच्चे बहुत मेच्योर हैं, वो सब समझते हैं। बिटिया को क्या है, अभी से ही मतलब थोड़ा सा वो इचिंग की प्रॉब्लम रहती है उसको, तो जनरली अच्छा। वो मुझे कंप्लेन करती है, तो उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, उसको ध्यान रखिए, कई बार वेट जो अंडरगारमेंट्स होते हैं गीले हो जाते हैं तो बच्चे बदलते नहीं है, ध्यान नहीं हाँ, रखते। वो मैं टाइम टू टाइम उसको, चेंज हाँ, कराती हूँ तो उसको। उसके बाद भी यदि इचिंग बहुत ज्यादा होती है तो कोई एलर्जिक पार्ट तो नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई एलर्जी वाला या फंगल वाला पार्ट तो नहीं है उसका। नहीं है, वो और भी मैंने टेस्ट करवाया था लेडी डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है, बस कुछ आप नहीं इसे है। चेंज ही करवाइए। हाँ, तो फिर कॉटन अंडरवेयर उसके लिए यूज करिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ओके, ड्राई रखिए उसको। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान्या दीदी पुणे से। प्लीज दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। Hello. हेलो। Yeah, thank you. Doctor, actually, in the month of April, मेरा abortion हुआ. That हाँ। was पहला child था. हम्म, But I don't know, मतलब किसी कारण से हो गया. हम्म, फिर उसके बाद डॉक्टर said कि आपको सोनोग्राफी करवाना चाहिए. हम्म, बट ये कोविड का सिचुएशन ऐसा था तो मैं गई नहीं. और एक मेरी दोस्त थी, उसने भी कहा कि उसका हुआ था, तो उसके बाद उसने सोनोग्राफी नहीं करवाया, पीरियड उसका नॉर्मल रह गया. तो मेरा अभी मई मंथ में आया पीरियड, बट मुझे पहले बहुत ज्यादा पेन होता था. और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका वो बैक का मुंह छोटा है इसलिए बहुत पेन होता है. बट इस बार के पीरियड में आफ्टर अबॉर्शन मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, और बहुत लेस ब्लीडिंग हुआ, बहुत कम ब्लीडिंग हुआ, और लेट भी हुआ था. तो मुझे दिखाना चाहिए क्या डॉक्टर को? और देखिए, ऐसा नेक्स्ट, है कि जब अबॉर्शन होता है उस समय थोड़ा सा हार्मोन सिस्टम, जिसको हम HPA एक्सिस बोलते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो उसके कारण कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता, और जब भी ओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं, जिस साइकिल में अंडा फूटता है, अंडा निकलता है, वो पेनफुल साइकिल होता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो पेन नहीं होता है साइकिल में। तो इसका मतलब है आपको ब्लीडिंग भी कम हुआ और आपको पेन भी नहीं हुआ, यानी कि कुछ हार्मोन की जो गड़बड़ी होती है अबॉर्शन के बाद, उसके कारण आपको साइकिल पेनफुल नहीं हुआ। अगला साइकिल आपको बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशी दीदी का। हिमांशी दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यस, मैं मंजू राठी बोल रही थी, हिमांशी की मम्मी। मैं हूँ 42 इयर्स की। हाँ। पहले मुझे ब्लीडिंग बहुत होता था 7 और 8 डे। अब मुझे सिर्फ 2 डेज ही होता है, और वो भी ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं, इतना यदि 45 के आसपास जा रहे हैं आप, तो देखिए जो पेरी मेनोपॉजल हम लोग बोलते हैं कि जब मेनोपॉज होने के आसपास जब आप पहुंचने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम होने लगते हैं, एंडोमेट्रियम कम ग्रो करता है, और ब्लीडिंग कई बार कम ज्यादा होने लगती है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ब्लीडिंग का कम होना तो कभी भी बहुत खतरनाक नहीं होता। ब्लीडिंग का ज्यादा होना हमेशा थोड़ा सा रिस्की रहता है। कम होएगा तो कोई चिंता नहीं, कोई ऐसा बोलते हैं कि उससे हेल्थ बढ़ता है अगर कम होता है, कुछ होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ना? कुछ नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं निकल रहा है तो अंदर इकट्ठा हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट है ममता दीदी। ममता दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो मैम, जैसे कि नहीं मेरा ना कि जुलाई में ना ये हुआ था, मुझे पीरियड हो गया था। तो फिर बाद में अभी हमने रखने वाले हैं ना, तो पिछले मंथ में भी हमने ट्राई किया था पर वो हुआ नहीं। और ऐसे कुछ हम गोली ले सकते हैं कि हमारा जल्दी रह सके? देखिए, ये तो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। बड़ा का मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक चीज से नहीं हो सकते। गोलियां आती हैं, गोलियां दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 50% तो हस्बैंड, यदि हस्बैंड का सब कुछ नॉर्मल है तो आपके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सब चीजें तो ऐसे फोन पे बताना, लाइक ऐसे बताना बहुत कठिन है। आप आसपास के डॉक्टर को मिल सकते हैं, नेचुरली 1-2 महीने ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप दिखा दीजिए किसी को। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है डॉक्टर श्रद्धा दीदी। डॉक्टर श्रद्धा दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम, मेरी बेटी अगस्त में 14 इयर्स की हो जाएगी। हाँ। पर अभी तक उसको पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं। उसकी सभी फ्रेंड्स के हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली ये बच्चों में कई बार ये थोड़ी एंजाइटी होती है कि फ्रेंड्स हाँ के हो गए, क्योंकि आजकल टाइम से थोड़ा जल्दी लोगों को होने लगा है। इसलिए पतली दुबली है क्या वो? हाँ, काफी दुबली है, हाइट बहुत पतली ज्यादा है। हाँ, पतली दुबली होगी। यूजुअली जो हाँ पतली दुबली लड़कियां होती है ना, उनको थोड़ा सा डिले होता है। और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अभी आप आराम से 1-2 साल तक देख सकते हैं। आपको कितने साल में हुआ था? मुझे 12 इयर्स के आसपास हुआ था। मम्मी से पूछा था मैंने। आप 1-8 साल देख सकते हैं। उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं थोड़े बहुत हाँ जी, उसमें, है ना? और ब्रेस्ट डेवलप हो रहे अंडर हैं। आर्म्स में, उसको अंडर आर्म्स से हेयर वगैरह आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो शुरुआत है। देखिए, जब भी मेंसेस आने की तैयारी होती है तो पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट डेवलप होता है, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो एक स्टेप होता है। तो वेरी सून शी विल बी गेटिंग। घबराने की कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित पांडे जी का। अर्पित पांडे जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। पीछे से। दीदी मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है बेटा। ओके। दीदी 1 मिनट, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले से 10 सेकंड में से परिचय देना चाहूंगा। हाँ, बोलो। दीदी मेरा स्कोप मतलब मेरा जो भी बैकग्राउंड रहा है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से है, और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने इन्वायरमेंटल में भी पढ़ाई की है, और इसमें मैं कार्डियक सेक्शन में काम किया है। ठीक है दीदी, मुझे ये जानना था कि एक आपने इसका बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपने सब कुछ पर्सपेक्टिव बताया, मगर मुझे इसके एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में जानना है कि इसका फर्क एड्रिनल पे क्या पड़ता है, मतलब किस तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं, और उसके लिए बाकी जो घर वाले लोग हैं वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर किसी का हेल्प करना भी चाहें आप मोरली, तो क्या कर सकते हैं? ये पहला देखिए, क्वेश्चन। हाँ, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि मेंसेस के दौरान बहुत सारे तो नहीं, यानी कुछ हार्मोन जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारे, इट्स
कॉम्प्लेक्स जो चेंज होते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से काम करते रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। कुछ लोगों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन, वाटर रिटेंशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें वाटर रिटेंशन होता है इस समय में हार्मोन के कारण। तो वो वाटर रिटेंशन जिसका पेट के आसपास होता है उसको पेट में ब्लोटिंग होती है, किसी को ब्रेस्ट के आसपास होता है तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट में दर्द होता है, किसी को सिर में होता है तो उनको हेडेक होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, डिप्रेशन होती है, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो हार्मोन के कारण होते हैं। तो अब इसमें हार्मोन्स तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ये सब माइल्ड टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे हार्मोन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है अलग अलग समय में जो एक साइकिल में होता है। उसका डिटेल तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, टाइम की लिमिटेशन है, बट दीज आर द हार्मोन्स जिनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सबको नहीं होता है। बस घर वालों का रोल इतना है कि उनको समझना चाहिए कि किसी को कम और किसी को ज्यादा होता है, ये टेम्पररी चीज है, ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद, 2-4 दिन की बात होती है, फिर ठीक हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यदि कॉन्स्टेंटली कोई चीज आपको आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, आपकी डे टू डे लाइफ में हैम्पर कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, फिर आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अदरवाइज ऐसे 1-2 दिन होने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे और क्या पूछना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना दीदी का। वंदना दीदी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। पूछो। हेलो। हाँ, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते, बोलिए दीदी। दीदी ये बोल रहे हैं जो मेरा मेंसेस आता है ना, उसमें जरा सा स्टार्ट होने समय थोड़ा सा ब्लड दिख जाता है, 1-2 दिन ऐसे ही रहता है, कभी कभी 3 दिन रहता है, फिर उसके बाद 8 दिन पीरियड रहता है। मैं तो मुझे क्या 10 से 12 दिन भी रह सकते हैं, और मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो सही मुझे नहीं मिला इसका आंसर। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? उन्होंने ये बोला था कि आपकी एक अलग से बच्चादानी बन रही है, तो उन्होंने उसकी मुझे दिखाई दी। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि कई बार क्या होता है कि छोटा सा एक पॉलिप होता है, कई बार जो आप बोल रहे हो कि बन नहीं रही है बच्चेदानी, कोई एक गठान हो गई हो, कई बार कुछ हार्मोन की डिफिशियंसी और होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी 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 स्पॉटिंग होती रहती है और फिर बाद में ब्लीडिंग आता है। कुछ लोगों को पहले अच्छे से ब्लीडिंग हो जाता है और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती रहती है। तो ये सब कंडीशंस हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपको डॉक्टर को दिखा के उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एग्जैक्टली बिना देखे इस पे बहुत कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, थैंक यू दीदी, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है रेखा दीदी का। रेखा दीदी कोटा से, प्लीज आप अपना प्रश्न नमस्ते दीदी। रेखा दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। सादर प्रणाम आपको। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी डॉटर है, उसको मेंसेस जब से स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ था और अभी तक भी यही है कि 2 दिन तक हमारा बहुत पेन रहता है, तो उसको पेन किलर मुझे देना ही पड़ता है, मुझे भी खाना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लेकिन नहीं, शाम तक तो ये हालत हो जाती है कि वो लेना ही पड़ता है। देखिए, जो सेफ पेन किलर्स हैं उनको महीने में 1-2 दिन खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कोशिश करिए, सिकाई से काम चलता नहीं, तो इन्हें अपने आप को कि बच्ची स्कूल ना जाए या घर में पूरे टाइम लेटी रहे, उससे अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी सेफ पेन किलर्स आ गई हैं जिनको आप ले सकते हो। बेस्ट है कि 650 के डोज में, 650 के डोज में क्रोसिन जो आती है, क्रोसिन हर जगह अवेलेबल होती है। जी दीदी, वही पहले कोलिकोइड देते थे। क्रोसिन, आप क्रोसिन कितनी भी दिन में 3 भी खिलाएं, 650 वाली एब्सोल्युटली सेफ है। आप दिन में 3 तक दे सकते हैं, महीने में 2 दिन 3 दिन देने में बिल्कुल नहीं हेजिटेट करिए, आराम से दीजिए। उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि थोड़ी वीक होती हैं बच्चियां, तब उसको उनको ज्यादा ये सब प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा उसके अच्छे से खाने मैं ये पूछना चाह रही थी दीदी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे होता था, मेरी मम्मा को भी होता था, बताती हैं, तो इस कारण तो अरे दीदी, सब कुछ तो जीन्स ही है। हमारी 80-90% हमारी जो बीमारियां हैं, हमारा जो डेवलपमेंट, हमारी जो बॉडी, हमारा सब कुछ तो 80-90% जीन से ही आता है। बाकी हमारे पास पावर है उसको बदलने की, आप लोग सब जानते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। साथ में उसको थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, योग एक्सरसाइज करेगी 3 साल से तो अच्छी बात है। देखिए, वो योग नहीं करती तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसको। वो करती है इसलिए वो टॉलरेट कर पा रही है। उसका पूरे आसन का एक पैकेज बना हुआ है, मेरे साथ पूरा करती है वो। अब आपकी बेटी है तो करना ही चाहिए ना उसको। सादा प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी, वो अर्पित पांडे जी आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं।
एक आखिरी क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ जी, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। बोलो बेटा। दीदी अब मैं अपने सारे क्वेश्चन को एक ही बार में मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलो। पहला, पेन किलर के बारे में आपने बताया, मगर उसके साथ में बहुत सारे आयुर्वेदिक आयुष ट्रीटमेंट बहुत तरीके के मार्केट में हैं, तो उसमें से कौन सा रेफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जरा सा आपसे पूछना चाहेंगे। देखो मेरा दूसरा आयुर्वेदिक, प्रश्न है, मैं तीनों में पूछ लेता हूँ क्योंकि उसके बाद मैं मेरा म्यूट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। दूसरा दीदी मेरा प्रश्न है कि डॉक्टर को दिखाने की सिचुएशन कब आती है, ऐसा फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली ऐसा क्या हो जब डॉक्टर कंसल्टिंग जरूरी हो जाए। और तीसरा प्रश्न जो कि स्पेशली मेरे लिए मैंने पूछा है कि इसमें रिसर्च का स्कोप क्या है, ऐसी क्या दिक्कत है जिसके अंदर में अभी भी इंजीनियरिंग फील्ड से आप कुछ अपेक्षा करती हैं कि ये चीज होता तो बहुत अच्छी हो जाता है, या ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये 3 मेरे प्रश्न है। पहला प्रश्न आपने पेन किलर का पूछा है। पेन किलर जो मैंने बताया है कि बीइंग अ एलोपैथी डॉक्टर में मैंने बताया कि पैरासिटामोल सबसे ज्यादा सेफ है। आयुर्वेदिक बहुत सारे अश्वगंधा और क्या क्या तो भी जो भी आते हैं वो पंचार पता नहीं बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं M2 टोन और जिसमें अशोकारिष्ट और ये सब आते हैं। मेरे को उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो एग्जैक्टली कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग पेशेंट को यूज करते हैं। हम तो कई बार उसको एज अ प्लेसिबो यूज करते हैं, बट दे हैव सम रोल, क्योंकि आई पर्सनली आई बिलीव इन आयुर्वेद, तो मैं उसको बिलीव करती हूँ कि उनका कुछ ना कुछ रोल होता है जो वो कंजेशन को कम करते हैं, जो उस जगह का जो यूट्रस के आसपास का कंजेशन कम करते हैं, या उस जगह यूट्रस को रिलैक्स करते हैं, सर्विक्स को रिलैक्स करते हैं, या वो कुछ तो भी ऐसा काम करते हैं कि वो मेंसेस के दौरान उस समय को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो अदर देन पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, जो एक न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं और साथ में आपको सिम्टोमेटिक सपोर्ट भी करते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हाँ आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि सिम्टोमेटिक, हाँ कब जब डॉक्टर के पास। देखिए कोई भी सिम्टम जब एक उस लिमिट तक है, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो, चाहे हेडेक हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे पेन का दर्द हो, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो या बहुत कम ब्लीडिंग हो, जब लिमिट में है, आप जितना सहन कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि दिस इज नॉर्मल, जो आपकी मदर को, सिस्टर को, भाभी को, सबको आप पूछते हैं, उतने तक तो ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है, या इतनी वॉमिटिंग हो रही है, या इतना दर्द हो रहा है कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है, या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्प्टोम में वो डिप्रेशन तक में चली जा रही है, उसको इतनी इरिटेबिलिटी हो रही है कि फ्यूरियस हो रही है, तब आपको साइकेट्रिस्ट के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास या जहां भी आपको लगता है वहां ले जाने की जरूरत होती है। कोई भी सिम्टम जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। तीसरी चीज जो आपने रिसर्च की बात बताई, तो मुझे अभी सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा जो सैनिटरी पैड्स पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और इसके लिए कुछ कुछ सिस्टम तो आ गए हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ऐसा रिसर्च और ऐसी चीज पे रिसर्च होना चाहिए कि कुछ ऐसे आसान से सिस्टम आ जाए जो जगह जगह पे अवेलेबल हो, घर घर पे अवेलेबल हो, जिनको, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की, सिर्फ हायर क्लास नहीं, इवन हम सर्वेंट के लेवल के लोगों को भी देखते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो भी अपने बच्चों को जो घर की बनी हुई पुरानी नैपीज जो हम लोग के समय हम लोग बच्चों को पहनाते थे, वो नहीं पहनाते हैं, वो डिस्पोजेबल ही यूज करते हैं, जो हगीज वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, साथ में सैनिटरी पैड तो नहीं होते। तो इसके लिए कुछ ऐसा रिसर्च होना चाहिए कि इसको किस तरह से बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सके, या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिस पे रिसर्च होना चाहिए, और आगे इजीली अवेलेबल सिस्टम आना चाहिए। सिस्टम्स हैं लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है, जो गांव गांव में, घर घर में, हर कॉलोनी और हर जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गजानन जी अकोला से। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू होगा उनके एंड पे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। कोमल दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो डॉक्टर, मेरी माँ
मेरी माँ की एज 52 है और उनका अभी भी मेंस्ट्रुअल आता है, बट उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। जैसे शुरू से उनका साइकिल था कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। एंड जब वो मतलब शुरुआत हुई थी उनके पीरियड्स की, तो उसमें थोड़ा ब्लड लॉस भी होता था। देन शी टुक ट्रीटमेंट और उसमें ब्लड लॉस तो नहीं है, बट फिर भी उनको हेवी फ्लो होता है। बट मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे 52 के एज तक भी उनका अभी बंद नहीं हो रहा है, जबकि उनका चालू हुआ था जब वो 10वीं में थी, तो जैसे 16-17 की एज में। तो हाँ, तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 52 आज के समय में 55 तक की एज को अपन मानते हैं। डिलेड मेनोपॉज 55 के बाद बोला जाता है आजकल। तो उसके बाद भी कभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो एक सोनोग्राफी जरूर करा ले वो। और तो मुझे क्वेश्चन ये है कि इस दरम्यान अभी उनका जब आता है तो ऑब्वियस हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो चिड़चिड़ापन वो सब होता है। वो तो क्या मेजर्स या फिर क्या डाइट में चेंजेस या फिर क्या चीजें करनी चाहिए जो इट विल हेल्प टू? हाँ देखिए, ये जो इस समय में इस पीरियड को पेरीमेनोपॉजल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उनका मेनोपॉज 6 मंथ 1 साल कभी भी आ सकता है। तो इसको पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज के आसपास का समय बोला जाता है। तो इस समय वैसे बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होने लगा है। तो जब ईस्ट्रोजन कम होता है ना, मेनोपॉज के आसपास जाते हैं, तो बहुत सारा चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और थकान होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो उनको हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव एक तो ये है कि ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो फाइटो ईस्ट्रोजन, जो प्लांट ईस्ट्रोजन होता है, जैसे स्प्राउट्स होते हैं, है ना, अंकुरित जो होते हैं, अंकुरित उनको दीजिए रोज। अंकुरित में फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं। साथ में उनको ध्यान, योग, प्राणायाम, इस तरह की चीजों में उनको ज्यादा इन्वॉल्व करिए, जिससे सीरोटोनिन वगैरह रिलीज होगा और वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी और उस चीज को एक्सेप्ट करती जाएंगी और चीजें बढ़ती जाएंगी। थोड़े दिन में मेनोपॉज हो जाएगा। नेक्स्ट। जी दीदी, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे लिए। तो वंस अगेन मैं सभी की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ। सही मायने में आज हमने जो ये इंटरनेशनल हाइजीन डे था, एक्चुअली हमें तो पता भी नहीं था और इसको हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया सीरियसली, और हमें इतनी अच्छी डिटेल में जानकारी, स्पेशली अगर मैं मेरा भी बोलूँ तो मुझे भी तो आज तक इतनी अच्छी डिटेल में जानकारी नहीं मिली है। तो अजय भैया को थैंक्स मेरी तरफ से, क्योंकि अजय भैया को ने मेरे एक फोन कॉल पे इसको एक्सेप्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। हमारे लिए तो चीजें आसान है कि हम बैठ के लेक्चर दे देते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने वाले को थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, और मेरे एक फोन कॉल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मेनी थैंक्स टू अजय भैया और आप सब पार्टिसिपेंट्स को। जी दीदी, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ अगर वो कुछ बोल पाए तो। अजय भैया। हेलो हेलो। अच्छा, हमारे साथ अनुराधा, हमारी जॉक्स की प्रेसिडेंट अनुराधा जुड़ी हुई हैं। अनुराधा, आप डॉक्टर अजय भैया आ गए क्या? नहीं, नमस्ते दीदी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं वो ऑफिस में है ना, तो मैं अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से अजय भैया को थैंक्स बोल दीजिएगा कि मेरे एक फोन कॉल पे उन्होंने इतने अच्छे से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और उसमें इतने करीब 180 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम हैप्पी, सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ अभी हमारे जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनुराधा रोंग, वो भी जुड़ गई हैं। आई वांट हर टू अनम्यूट हरसेल्फ। डॉक्टर अनुराधा डांग को आप अनम्यूट कर दीजिए, जस्ट टू पे थैंक्स। जी दीदी। जी दीदी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस दीदी। अनुराधा, यस। हाँ अनुराधा, हेलो। हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। नहीं, अनम्यूट करो। आई कांट हियर। हमारी आवाज आप? हाँ, बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं गायत्री परिवार को, डॉक्टर अमिता सक्सेना को, सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ब्यूटीफुली, वेरी वेल अरेंज वेबिनार, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चंस भी लोगों से, जिस तरह से अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे, और अमिता आपने बहुत अच्छे से सबको आंसर किया।
आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ वर्ड, क्योंकि अभी अभी किसी ने रिसर्च के लिए बोला था, मेरी अभी कॉलेज में मैंने भी 150 और गर्ल्स को एड्रेस किया। तो अभी जो जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक इंसिनरेटर बनाया जा रहा है। उसको अशुद्धि विनाशक करके एक नाम दिया गया है। जो एक सीमेंट का इंसिनरेटर सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए के बीच में आ जाता है। सबको पैड उसमें डालने के लिए बोला गया है। जो भी बच्चे जाएं पैड डालें, और नीचे उसमें एक आउटलेट है, खुद ही उसमें आप आग लगा सकते हो और वो अपने आप से बर्न हो जाएगा और एशेस कलेक्ट हो जाएंगी, जो कि आप किसी भी फील्ड में या गार्डन में फैला सकते हो। तो ये मैं अभी 2 स्कूल्स को डोनेट करवा के आई हूँ, कॉलेज को। और हमारी अच्छा, वो इसका फोटो था, वो मिट्टी का बना हुआ जो फोटो था, वही था? अच्छा, एग्जैक्टली। तो आप कहीं भी आप लोगों को भी ऐसा लगे तो देयर आर मेनी कंपनीज हु आर वर्किंग विद अस ऑन दिस प्रोजेक्ट। और हम भी चाहेंगे एमपी गवर्नमेंट की हेल्प भी, कि हम गांव-गांव में ऐसे वाले इंसिनरेटर्स पहुंचा पाएं। तो अगर आपके माध्यम से भी कुछ स्कूलों में हम ये डोनेट कर पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी जो सैनिटरी नैपकिन की प्रॉब्लम थी, हम फीमेल्स ने खुद से स्टार्ट की है, तो वी वांट टू पुट एन एंड टू इट। हम भी नहीं चाहते कि एनवायरनमेंट में जाके पोल्यूशन ज्यादा करे। So thank you so much and it was a lovely webinar. Thank you अनुराधा। आगे भी हम लोग, लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी हम अपने गायत्री परिवार की पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ बहनें जुड़ी हैं। आगे भी बहुत डिफरेंट टॉपिक में हमारी जबलपुर ऑब्स्टेटिक गायनिक सोसाइटी आप लोगों को अवेयर करती रहेगी अलग अलग चीजों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। अब शांति प्रार्थना ले लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। जी खूब खूब धन्यवाद दीदी। प्रणाम।